चलें स्टूडेंट, अभी हम फाइंड कर लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ था और सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा था, या कोई भी पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में आता है और सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, उस पे कितना वर्क हुआ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। सो ये सवाल किया जाता है और कहता है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। पहली चीज तो यहां जरा नजर लगाएं कि जो भी पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? सर्कुलर। अब ये बात अपने जहनों में आपने रखनी है और ये बात हम मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर क्लास में कि जब भी कभी वर्क किसी क्लोज्ड पाथ में होता है, चाहे वो सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कोई भी ट्रिपेजियम हो, कोई भी क्लोज्ड पाथ हो, याद रखें कि टोटल वर्क किसी भी क्लोज्ड पाथ में जीरो होता है। तो पहली तो मैं यहां पर हिंट दे रहा हूं कि वर्क इन ए क्लोज्ड पाथ हमेशा कितना होगा? इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो के बराबर होने वाला है। वर्क क्लोज्ड इक्वल्स टू जीरो, हमेशा जीरो होगा। लेकिन क्योंकि अब यहां पर उसने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा, तो थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली अगर हम जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो भी ऐसा जवाब दिया जा सकता है। वर्क का फॉर्मूला बच्चों हमें पता है, W इक्वल्स टू होता है एफ डी। ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फोर्स, ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। एक तो लॉजिकली हमने आंसर कर दिया क्योंकि हमने इसको फर्स्ट ईयर क्लास में बहुत सारे डिफरेंट पाथ्स के लिए फाइंड किया हुआ है, तो ये बात जहन में हमारे मौजूद थी कि वर्क इन क्लोज पाथ जो है हमेशा क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो हमने इसको जीरो कर दिया, थोड़ा से बताएंगे कि आंसर इज जीरो। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली कहता हूं और आप चाहते हो कि अपने आंसर के इंप्रेशन बढ़ाएं, तो आप इस आंसर के इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। वी नो दैट W इक्वल्स टू एफ डी। इस वक्त जो F है वो मैग्नेटिक फोर्स है, F है, और साथ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट आ चुका है क्योंकि वर्क में डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं यहां पर ऐसा लिख के दिखाऊं ये, तो D एक वेक्टर है और ये बात हमें मालूम है कि सम ऑफ वेक्टर्स भी इन क्लोज्ड पाथ, ये भी हमेशा क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो अगर मैं ये कहूं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है किसी भी क्लोज्ड पाथ में, क्योंकि वेक्टर्स का सम हमेशा जीरो निकलता है किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। बेसिकली वर्क जीरो होने की वजह कौन है? डिस्प्लेसमेंट का जीरो होना है। तो मैं उस वर्क को फाइनली यहां ऐसा लिख सकता हूं कि फोर्स तो लगी है उस पर, मैग्नेटिक फोर्स है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। तो नेट वर्क अगर हम यहां पर निकालें क्लोज पाथ, तो हमें नजर आता है कि वर्क जीरो है। तो बच्चों यहां मैं एक बात और भी कंक्लूड कर सकता हूं कि हमारे पास अब दो फील्ड्स हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर सकती है किसी भी मूविंग या चार्ज पार्टिकल पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल वर्क नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किसी भी पार्टिकल को मूव करवाने लग जाती है इन सर्कुलर पाथ, यानी किसी भी पार्टिकल के पाथ को चेंज करती है, डिफ्लेक्ट करती है। अब जब मैग्नेटिक फोर्स किसी पार्टिकल के पाथ को चेंज करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, और वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में आ जाएगा, तो सर्कुलर पाथ में आ जाने का मतलब ये होगा कि उस पाथ के अंदर उस पार्टिकल को टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है। और जब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, कोई भी वेक्टर क्लोज पाथ में जीरो होगा, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि टोटल वर्क भी उस पाथ में जीरो होगा। तो आइंदा ये बात आपने याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन सी फील्ड वर्क करवा सकती है? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने पहले चैप्टर में। और आज हमने यहां पर देखा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये पार्टिकल्स के जस्ट पाथ को चेंज करती है, ये डिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन किसी पार्टिकल पे वर्क नहीं करवा सकती। सो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो फॉर ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, जो कि किसी भी फील्ड में चल रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म नेचर की हो या वो नॉन यूनिफॉर्म नेचर की हो। सो होप सो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क कर सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वर्क नहीं कर सकती। करेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि इससे पहले का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द चार्ज टू मास रेशो। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज टू मास रेशो
एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम एक डेरिवेशन करते हैं और एक फॉर्मूला एक्सप्रेस करते हैं और उस फॉर्मूला को हम नाम दे देते हैं चार्ज टू मास रेशो। बेसिक मकसद क्या होता है? हाँ, मकासद तो बहुत सारे हैं, बट मकसद ये होता है कि हम डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और नेचर को स्टडी कर सकें। उनमें कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है। सो हम डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स की जो इलेक्ट्रिकल नेचर है उसको स्टडी करते हैं, प्लस किसी भी पार्टिकल के चार्ज को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल के मास को फाइंड कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हमने मिलिगन्स मेथड के जरिए फाइंड किया, बट हम वेरीफाई करने के लिए चार्ज टू मास रेशो की हेल्प भी लेते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के मास को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? वी कैन फाइंड बाय यूजिंग चार्ज टू मास रेशो। सो बहुत हेल्पफुल एक्सप्रेशन है जिसका इस्तेमाल करते हैं, बट क्योंकि हम अभी कुछ शॉर्ट टेक्निक्स और शॉर्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस पे बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक शॉर्ट और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि जैसे किसी पार्टिकल को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर देते हैं विद सम वेलोसिटी, तो वो जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में आ जाता है। हमने राइट हैंड रूल को प्रॉपरली स्टडी किया, देखा कि जो राइट हैंड में पाम है वो पॉजिटिव चार्ज को शो करती है, उसकी फोर्स को, और जो राइट हैंड हमारा है उसकी बैक साइड, जो पाम की बैक साइड बनती है, वो हमारे पास किसी नेगेटिव चार्ज की फोर्स को शो करती है। बट अभी यहां उसने क्वेश्चन किया कि कैलकुलेट करें द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रॉन। सो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रॉन का तो फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो हम वहां से कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिल सकती है। क्यू बी ओवर 2πm, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। बट हमें चाहिए क्या होता है? नंबर वन, उसका चार्ज चाहिए होता है। नंबर टू, हम किस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, कितने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, इसका पता होना चाहिए, और उस पार्टिकल का मास भी। अगर इस फॉर्मूला पे हम फोकस करें, गौर करें, तो आपको यहां से जवाब मिल जाएगा कि आपसे कहता है कैलकुलेट करें दी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए न्यूट्रॉन। तो मेरे मुताबिक तो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होने वाली है, और यहां अगर इसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया जाए तो वो 0 ही होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर भी कर दिया जाए तो ये क्या करेगा? ये कभी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएगा। इसका चार्ज नेचर होना, इसका चार्ज होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये न्यूट्रल रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के ना बनाने की वजह से अगर इसको यहां एंटर कर भी दें तो ये अपने ऊपर किसी भी तरह से मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो कुछ बातें मैं लास्ट टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा हूं, जहां हमने जाना कि किसी पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है, तो हमने देखा कि वो मूव करता हो, लेकिन साथ उस फॉर्मूला में क्यू भी लिखा हुआ था। तो उस फॉर्मूला पे आज हम मजीद नजर लगाते हैं, और इस फॉर्मूला के साथ उसको जरा हम रिलेट भी करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला था F इक्वल टू क्यू वी बी। अगर चार्ज होगा तो फोर्स लगेगी, फोर्स होगी तो वो मूव करेगा, किसी पाथ या किसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, और फिर फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी, बिकॉज बेसिकली दिस F इज द फ्रीक्वेंसी, नॉट द फोर्स। लेकिन अगर उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो वो चलेगा, मूव करेगा, और फिर उससे फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो अगर फोर्स 0 निकलती है चार्ज के ना होने की वजह से, तो नजर आता है कि फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाएगी चार्ज के ना होने की वजह से। अलबत्ता अगर हमसे ये कुछ पैरामीटर्स गिवन करने के बाद ये सवाल करता है कि कैलकुलेट द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन इजीली फाइंड देयर पैरामीटर एंड देयर वैल्यूज बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें जस्ट हमें एक ही चीज मालूम करनी होती है, और वो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो हमें गिवन कर देता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड देयर मैसेज। सो फ्रीक्वेंसी भी निकल सकती है, और हम फ्रीक्वेंसी की मदद से टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जो पार्टिकल यहां एंटर हुआ और इस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, वो कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। ठीक हो गए? तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और उसका जो टाइम है वो भी मेजर किया जा सकता है विद देयर फ्रीक्वेंसी। अलबत्ता इस सवाल के जवाब में टेक्निकली भी जवाब दे चुका हूं कि फॉर्मूला के मुताबिक F अगर हम फोर्स देखें तो क्यू वी बी, चार्ज 0 कर दिया जाए तो फोर्स जो हमारे पास है कैपिटल F, तो ये जो फोर्स है ये भी 0 हो जाएगी। और फोर्स के 0 होने का मतलब ये है कि नो मोशन, नो ट्रेजेक्टरी, नो फ्रीक्वेंसी एंड नो टाइम पीरियड। सो दैट्स इट। इस सवाल में हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 0 हर्ट्ज। वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर टॉपिक में सिलेक्टर का वर्ड लगा दिया, क्या मतलब हो सकता है सिलेक्टर का? हम किसी चीज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं
तो हमारे जहन में एक बात आ रही है, वो बच्चों क्या बात आ रही है कि हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में ये देखा कि हम स्टडी कर रहे थे किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि जब वो किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ या किसी वेलोसिटी के साथ फील्ड में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आज हम उसी पार्टिकल की कोई वेलोसिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं। कहां? इन ए डिवाइस नोन एज द वेलोसिटी सिलेक्टर। सो बेसिकली एक डिवाइस है जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्रॉस लाइंस के साथ दिखाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उससे राइट एंगल 90 डिग्री पर है ब्लू लाइंस के साथ दिखाई, और दोनों ही जो फील्ड्स हैं बच्चों 90 डिग्री पर हैं, एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैं किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मूव करवाना चाहता हूं इन दोनों फील्ड्स के दरमियान से, कि पार्टिकल दोनों फील्ड्स के दरमियान से गुजरे लेकिन ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट ना हो, ये अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए। आखिर मैं करना क्या चाहता हूं, मैं पहले किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लाकर डिफ्लेक्ट करवा रहा था और उसकी डिफ्लेक्शन को स्टडी करता था, ट्रेजेक्टरी को स्टडी करता था। आज मैं उससे हटकर एक अलग काम कर रहा हूं कि मैं इस पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड गुजारना चाहता हूं। तो मकसद ये है बच्चों कि वेलोसिटी सिलेक्टर बेसिकली हमारे एक ऑपरेटर्स और एक डिवाइस का हिस्सा है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर हम डिफरेंट आइसोटोप्स आयंस की नेचर्स को स्टडी करते हैं और वहां एक जगह हमें पार्टिकल्स को ऐसा भी मूव करवाना पड़ता है कि वो फील्ड के इफेक्ट्स के बगैर एक्सेलरेट होते हुए डिटेक्टर तक जाएं। तो इस मकसद के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वेलोसिटी सिलेक्टर। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम एक ऐसी वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लें कि जिस पर हम पार्टिकल को जब भी भेजें कि वो अनडिफ्लेक्ट रहे, वो डिफ्लेक्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा है, वो ये कि अगर उस चार्ज पार्टिकल पे दो फील्ड्स एक्ट कर रही हैं, यानी दो फोर्सेस हैं, तो अगर इन दोनों फोर्सेस को हम बराबर कर दें तो बराबर करने से क्या होगा, दोनों के फोर्सेस के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब इफेक्ट कैंसिल होंगे तो ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजरता चला जाएगा। ये तो हो गई थ्योरेटिकल टेक्निक। प्रैक्टिकल क्या करना बच्चों हमने, कि हम देखते हैं कि जब भी किसी पार्टिकल को हम इसके अंदर एंटर करते हैं डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये गुम हो जाता है, ये यहां से पास ऑन होता ही नहीं है और डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाता। तो इस दौरान हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स की मदद से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं और इस हद तक चेंज करते हैं कि दोनों की फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स बराबर हो जाएं ताकि एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर दें। और फिर जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं और इफेक्ट्स एक दूसरे के कैंसिल कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये पार्टिकल चलते चलते यहां से बाहर निकलता है और डिटेक्टर पे जाकर अपना इंप्रेशन देता है। तो हमें यहां से पता चल जाता है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड हमने चूज की है जिसके लिए दोनों फील्ड्स के इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है बच्चों, थ्योरेटिकल टेक्निक तो सामने आ गई, दोनों को इक्वेट किया, फॉर्मूला निकाला। हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेक्ट की और जो मैग्नेटिक फील्ड सिलेक्ट की पुट करेंगे। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ v हमें एक वेलोसिटी मिल गई जो कि हमने सिलेक्ट कर ली। इस वेलोसिटी पे अब पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चलता रहेगा। अब क्या सारे पार्टिकल इसी वेलोसिटी के साथ चलेंगे अनडिफ्लेक्टेड? नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। तो बच्चों होगा ये कि हर एक जर्रा क्योंकि डिफरेंट मास रखता है, डिफरेंट चार्ज नेचर रखता है, तो हर एक की अपनी डिफ्लेक्शन और अपनी मोशन होती है। तो हम हर एक के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सेट करेंगे टू फाइंड दी स्पेसिफिक वेलोसिटी। सो एनीवेज हम हर एक की वेलोसिटी को फाइंड करेंगे इसी मेथड के जरिए। तो जब भी कभी अब उस वेलोसिटी से हम किसी पार्टिकल को आइसोटॉप को चलाएंगे तो अब हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी, हमें वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड यहां से चलते हुए दिखाई देगा और वो डिटेक्टर तक जाएगा। बट इससे रिलेटेड बच्चों समटाइम्स वो क्वेश्चन करता है और पहला सवाल वो ये करता है कि अगर वेलोसिटी को कभी हम कम कर दें तो बताएं कि पार्टिकल कहां जाएगा। तो एक जहन में बात होनी चाहिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, पार्टिकल जब चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो इसका मतलब उसकी डिपेंडेंस वेलोसिटी पे है। वेलोसिटी बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी कम करते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो मुकाबले में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो मेरे मुताबिक वो जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट करेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैथमेटिकली भी इस लॉजिक को थोड़ा जहन में रखते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए बट फिर भी इस चीज को जरा देखते हैं। अगर मैं फॉर्मूला में बी को वहां ले जाऊं तो मैं देखता हूं E ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ बी वी बन जाएगा।
इसका मतलब फॉर्मूला के लिहाज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है किससे, द प्रोडक्ट ऑफ V एंड द मैग्नेटिक फील्ड B। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर ऐसा कहता है कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन EB, इस रेशियो से ज्यादा है, तो वही टेक्निक लगाएं। वेलोसिटी बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मुकाबले में बच्चों क्या हो जाएगी, कम। तो अब पार्टिकल कहां जाएगा, इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड अगेन अगर मैं फॉर्मूला के लिहाज से बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड को वहां ले जाए, तो नजर आ रहा है कि B और V दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे पास है ग्रेटर देन E, और अगर सिर्फ B भी कंसीडर करें तो ग्रेटर देन E। तो फॉर्मूला भी ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन E, इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है, तो जो फील्ड ज्यादा होगी पार्टिकल उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। सो यहां कुछ बातों को समराइज करते हुए उस बात को बच्चों एंड कर रहा हूं। नंबर 1, वेलोसिटी सिलेक्टर में हमें पता ये चला कि हमने एक स्पेसिफिक वेलोसिटी को चूज करना है या उसको अचीव करना है जिस वेलोसिटी के लिए कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड चलता रहेगा। मकसद क्या ऐसा करने का, क्योंकि ये हमारे पास जो पार्ट है इसको हम यूज करते हैं अपने एक इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। सो उस लिहाज से हमने वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक रिलेशन भी फाइंड कर लिया और फिर देखा कि अगर इस रिलेशन से हटकर चलते हैं तो उस पार्टिकल के साथ क्या होगा, वो किस फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और कौन सी फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन में मूव करवाने में कामयाब हो जाएगी। टॉर्क इन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो बेसिकली ये हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है हमारे प्रीवियस टॉपिक की, जिसमें हमने देखा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से हम करंट को गुजारते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो उसका इंटरेक्शन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब बच्चों वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है और वो जब इंटरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से करता है तो उसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई मोशंस आ जाती हैं अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आज का जो हमारा केस है उसमें कुछ ऐसा ही होगा कि एक करंट कैरिंग कॉइल है कि जिसका एक्सिस भी मौजूद है, तो हम देखेंगे कि ये अपने एक्सिस पे रोटेट करने लग जाएगी जब जब इससे हम करंट का फ्लो करवाएंगे। बट बेसिक जो हमसे क्वेश्चन करता है और हमसे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस और भी पूछता है कि रोटेशन ऑफ कॉइल क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां पर मैक्सिमम होगी, कहां पर मिनिमम होगी, और टॉर्क आने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे, टॉर्क किन चीजों पे डिपेंड करता होगा। एंड आखिर में एक फार्मूला और भी है जो समटाइम्स ट्रिकी क्वेश्चंस हमें देकर फार्मूला हमसे उसका इस्तेमाल करवाता है और वो फार्मूला मोस्टली बच्चों को याद नहीं रहता क्योंकि इसका इस्तेमाल काफी कम है, तो हमारा वो जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है या उससे जो रिलेटेड बात पूछता है वो गलत हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक में बहुत सारी चीजों को हम समराइज करने वाले हैं रिलेटेड टू द टॉर्क इन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों इस कॉइल से। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉइल के अंदर हमने करंट का फ्लो दिखा दिया, साथ में हमने साइड्स भी डिक्लेयर कर दी, साइड 1 2 3 एंड 4। डायरेक्शन ऑफ करंट्स को ऑब्जर्व कर लें, देखने के बाद साथ ही आप चले जाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिक्लेयर करेगा कि कौन सी साइड पे फोर्स लगनी है और किस तरफ फोर्स लगनी है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा, जिसको मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, कि जिसमें हमें अपने थंब, अपनी फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को राइट एंगल पर 90 डिग्री पे स्ट्रेच करना होता है और सबसे पहले करंट को अलाइन करना होता है ताकि हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इजीली फाइंड कर सकें। तो बच्चों यहां पर क्योंकि साइड 1 पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो जरा अलाइन करके देखते हैं। सबसे पहले करंट को अलाइन करते हैं, तो करंट की फिंगर को ले जाएंगे करंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड। हम देखते हैं कि इत्तेफाक से ही जो हमारी फिंगर है फोर फिंगर, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है और हर बार ऐसा नहीं होगा, वेरिएशंस भी आ सकती हैं, ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं। सो ये एक इत्तेफाक है कि ये भी नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो मैं देख रहा हूं कि थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड। अब बच्चों अगर थंब आउटवर्ड आ रहा हो तो ये नोटेशंस में बता चुका हूं कि आउटवर्ड फोर्स लगती हो या कोई भी चीज आउट ऑफ द प्लेन आ रहा हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट। इसका मतलब यहां से फोर्स लगेगी आउट ऑफ द प्लेन। अब चलते हैं साइड 2 पे और साथ साथ हम फोर्सेस भी लिखते चले जाते हैं। ये जो साइड 1 है इस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी है, F1 इक्वल्स टू ILB और एंगल था इनके दरमियान 90 डिग्री। सो फोर्स इज ILB। अभी देखते हैं जो साइड 2 है उसमें करंट की डायरेक्शन लेफ्ट को है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास राइट को है। तो बच्चों यहां 90 डिग्री तो नहीं बन रहा, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस साइड पर अप्लाई नहीं किया जा सकता और अगर ये रूल अप्लाई नहीं होता
उसका मतलब यह है कि साइड पर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी। तो सिंपली हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं कि साइड टू, क्योंकि पैरेलल है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई नहीं हो सकता, तो यहां मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली जीरो लिख देंगे एंगल्स पे बात किए बगैर। अब चलते हैं साइड थ्री पे, जिसके अंदर करंट जा रहा है अपवर्ड। तो फ्लेमिंग अगर लगाएं तो सबसे पहले आपको बताया कि करंट अलाइन करना है, तो सबसे पहले तो फिंगर्स अलाइन करने हैं ऐसे, एफ बी एंड आई। करंट अपवर्ड है। अब देखें ये फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन नहीं हुई, ये साउथ से नॉर्थ जा रही, तो हमें नॉर्थ से साउथ करना है। तो और कुछ नहीं करेंगे, अपने हाथ को हल्का से रोटेट करना है आपने। करंट स्टिल अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। तो इस वक्त हम कहां जा रहे हैं, इनटू द प्लेन। और बच्चों इनटू द प्लेन अगर हो तो ये नोटेशंस भी हम जानते हैं कि इसके लिए हम लगाते हैं क्रॉस। इसका मतलब फोर्स कहां लग रही है, इनटू द प्लेन। अगर मैं इस डॉट और क्रॉस को फॉलो करूं तो मुझे लगता है कि कॉइल कुछ ऐसे रोटेट करेगी। अगर मेरे इस हाथ के रोटेशंस को आप ऑब्जर्व करें फ्रॉम द टॉप व्यू ऊपर से, तो ये मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये जो रोटेशंस हैं ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी के 12 है यहां और ये रोटेट कुछ इस तरह से कर रही थी। तो कॉइल, जो हमारी कॉइल है इसके अंदर आने वाली जो रोटेशंस हैं वो क्लॉकवाइज होंगी इस केस, इस सिचुएशन के साथ। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी बच्चों, वो ये है कि मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो पहले ही दिखा रखी है, टॉर्क की डायरेक्शन पहले ही लगा रखी थी। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि बच्चों ये बात बताना बहुत जरूरी है अब आपको कि बाज औकात हमें लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किए बगैर भी आंसर मिल रहा होता है। और इस ट्रिक का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, जब टाइम हमारे पास कम होगा या कोई एमसीक्यू पूछेगा, तो आप ऐसा इसको इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज कंप्लीट रूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने आंसर्स को जस्टिफाई करेंगे। आपने नोटिस ये करना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो मैं ये देख रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो कंफर्म हमारी जो कॉइल है वो भी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दोनों अलाइंड है, करंट क्लॉकवाइज तो रोटेशंस भी क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर मैं करंट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो यही कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क शो करेगी। और इस चीज को आप खुद भी अपने पेपर वर्क पे वेरीफाई कर लें और कर सकते हैं, इसको आपने एक बार चेक करना है। अभी हम चलते हैं साइड थ्री की फोर्स को यहां लिख लेते हैं कि साइड थ्री के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो कितनी है, क्योंकि बच्चों एंगल तो स्टिल 90 रहा उसमें भी। सो आई एल बी साइन 90, तो फोर्स मैक्सिमम आई एल बी। फिर साइड फोर पे है तो करंट की डायरेक्शन है की डायरेक्शन है राइट साइड पे और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट पे जा रही है। इसका मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ एंगल जीरो है। बट हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था 90 डिग्री। इसका मतलब यहां इस साइड पर भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब साइड फोर पे भी डायरेक्टली आप लिख दें फोर्स F4 इज जीरो, क्योंकि ये भी बच्चों जो साइड है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल नहीं बना पाई, इसलिए यहां पर भी फोर्स जो है वो जीरो होगी। अब हम देखते हैं कि इस पूरी रोटेशंस के अंदर हमने रोटेशन भी निकाल ली, फोर्सेस भी निकाल ली। हम देखते हैं कि इस पूरे केस के अंदर चार साइड्स पे से दो पे फोर्स लग रही है और दो फोर्सेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कपल। अब इन कपल फोर्सेस की मौजूदगी में जो टॉर्क आता है ये हमें मालूम है कि नॉर्मल टॉर्क से वो डबल होता है, क्योंकि अब ये कपल की मौजूदगी आ चुकी है। तो कपल्स की मौजूदगी में आता हुआ जो टॉर्क होता है वो डबल होता है। तो दो टॉर्क लिखेंगे। पहला टॉर्क बच्चों हमारे पास आ रहा है फोर्स F1 की वजह से, F1 इंटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, हमारे पास जो बेस है उसका जो ये मिड पॉइंट है ये O, अगर यहां मैं शो कर दूं मिड पॉइंट, तो इस मिड से दूसरी तरफ का जो पॉइंट है ना वो मोमेंट आर्म होता है। तो विड्थ क्योंकि मैंने शो कर रखी है B, लेंथ शो कर रखी है कॉइल की A, तो जो विड्थ है इसको पूरी विड्थ को हम कपल आर्म भी कहते हैं बेसिकली। इस कपल आर्म का अगर हाफ करें तो ये बनेगा इसका मोमेंट आर्म B/2। और दूसरा जो फोर्स हमारे पास लग रही है वो है F3, और इसके लिए इस साइड पे जो मोमेंट आर्म होगा वो होगा B/2। दूसरी तरफ भी मोमेंट आर्म हमारे पास B/2 आ रहा है बच्चों। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, और कंबाइन करने से पहले एक चीज को जरा अपने जहनों में लेके आए कि कपल उन पेयर ऑफ फोर्सेस को कहते हैं जो इक्वल ऑपोजिट हो और लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। ये तो फोर्सेस बराबर हैं, F1 बराबर है F3 के, तो सिंपली मैं F लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां क्या होगा, अगर मैं इससे कंप्लीट टॉर्क निकालूं तो F दोनों का अगर सम करें तो शॉर्टली लिखूंगा 2F मोमेंट आर्म B/2। ये 2 से अगर कैंसिल कर दें तो मेरे पास टॉर्क बनता है FB।
और जो फोर्स है उसके फॉर्मूला को यहां पर अगर हम पुट कर लें, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो आई एल बी सिंपल एक ही बार अप्लाई किया जाएगा फॉर्मूला, और ये आ गया साथ में मोमेंट आर्म और कपल आर्म बी। अब बच्चों इस फॉर्मूला में ये बी क्या है, ये हमारे पास आ गई विड्थ ऑफ द कॉइल, जिसे हमने कपल आर्म भी कहा हुआ है। ये लेंथ है और लेंथ ऑफ द कॉइल को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो मैं इसको लिख रहा हूं ए, और बी साथ में रहेगा और स्मॉल बी अलग। अब ये जो दोनों ए बी हैं, एक शो कर रहा है लेंथ को और ये बी शो कर रहा है विड्थ को। तो अगर मैं कॉइल के इन पैरामीटर्स को ए बी को इकट्ठा कर लूं, तो बच्चों मुझे ये नजर आता है कि ये हमारे पास जो एरिया ऑफ द कॉइल है, तो मैं इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूं आई बी और कैपिटल ए, यानी एरिया ऑफ ए। अब बच्चों ये तो हमारे पास आ चुका है सिंगल कॉइल का टॉर्क और उसकी डिपेंडेंस। अगर मैं यहां पर एन नंबर ऑफ टॉर्क्स को कंसीडर करता हूं, तो इस फॉर्मूला को कैसा लिखा जा सकता है, टॉ इक्वल्स टू एन आई बी ए। सो ये हमारे पास टॉर्क है फॉर द एन नंबर ऑफ कॉइल्स, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रोटेट करवा रहे हैं। अब इस फॉर्मूला के अंदर थोड़ा सा हम चेंज लेकर आएंगे, थोड़ी सी कुछ वेरिएशंस हैं। ये तो हमने निकाल दिया कि मैक्सिमम हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो मैक्सिमम टॉर्क है उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, बट लाजमी तो नहीं है बच्चों ये जो कॉइल है उसका प्लेन हमेशा एक ही जैसा रहे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक ही तरह का एंगल बन रहा हो, क्योंकि रोटेशंस हैं। तो रोटेशंस के दौरान हमारे पास एंगल्स में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। तो प्लेन ऑफ द कॉइल को जरा यहां पर जज करेंगे, हमने इसी डायग्राम को दोबारा से यहां पर शो कर दिया है। इसे हम कहते हैं टॉप व्यू ऑफ द कॉइल, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कॉइल की विड्थ हमने शो कर दी, जिसे हमने कपल आर्म भी कहा हुआ है। अगर मैं मोमेंट आर्म की बात करूं, यानी इस मिड पॉइंट ओ से यहां देखें तो b/2, इस तरफ देखें तो ये भी b/2, यानी दोनों मोमेंट आर्म्स, और मोमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब प्लेन ऑफ द कॉइल क्योंकि चेंज हो रहा है बार बार, तो ये देखने के लिए कि हमारे पास जो टॉर्क है वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला जस्ट लिखा हमने मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, इस पूरे के पूरे कॉइल के मोमेंट आर्म के इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, क्योंकि मोमेंट आर्म हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक कंपोनेंट तो इस मोमेंट आर्म का निकलता है इस तरफ, मैं इसको शो कर देता हूं विद रेड कलर। ये आ गया एक कंपोनेंट जो कि एक्स कंपोनेंट को होगा, इसको शो करेगा। और एक कंपोनेंट अगर मैं दिखाऊं तो एक कंपोनेंट कहीं इस तरफ चला जाएगा जो कि वाई को शो कर रहा है। मैं इस साइड वाले कंपोनेंट को लिख सकता हूं, ये हमारे पास है b/2, यानी अगर उसकी हम बात कर लें तो b/2 ये हमारे पास है कॉज और अल्फा, यहां का एंगल हम अल्फा मेंशन कर रहे हैं। और अगर इसको मैं मेंशन करूं y वाले को, तो बनेगा b/2 साइन अल्फा। अब बच्चों यहां पर मोमेंट आर्म सारी पुटिंग हम कर चुके हैं। बेसिकली हमने अभी देखना है कि कंपोनेंट यूज कौन सा होना है, क्योंकि यहां पर हम आ चुके हैं टोटल बी पे। और अगर मैं मोमेंट आर्म की जगह कपल आर्म देखूं तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पूरे को मैं कंसीडर करूं तो यहां पर उसका भी कंपोनेंट वही निकलेगा जो मोमेंट आर्म का निकल रहा है। तो जस्ट एक चीज हम यहां पर रिप्लेस करेंगे, और वो क्या है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम b को रिप्लेस करेंगे b कॉज अल्फा से, क्योंकि यहां पर अगर हम b कपल आर्म लेते हैं तो कपल आर्म का जो हमारे पास कंपोनेंट बनेगा b कॉज अल्फा। अगर हम यहां से चेंज लेके आते हैं, हमारे पास b/2 ये दो हमने पुट किए हुए थे, तो ये b/2 का हमारे पास यहां पर यूज हो जाना था कॉज अल्फा b/2 के साथ। तो यहां मैं कपल आर्म को अगर यूज करते हुए बात करूं, ये पूरा का पूरा कपल आर्म है, इसके कंपोनेंट को अगर रिजॉल्व करें तो ये b कॉज अल्फा, और y वाले साइड में जाए तो ऊपर b साइन अल्फा बनेगा। देखना है कि कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ, क्योंकि मैं कॉज लिख चुका हूं तो ये दिखा भी देता हूं आपको। हमने देखना है कि कॉइल किस प्लेन को फॉलो कर रही है अपनी मूवमेंट के दौरान। तो अगर मैं इस मूवमेंट की इस एंड को देखूं तो ये इस कंपोनेंट को इसको फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से देखूं तो यही कंपोनेंट बन रहे हैं, यानी एक्स कंपोनेंट ही यूज हो रहा है। वाई कंपोनेंट में इसकी मोशंस को हम देख रहे हैं कि नहीं आ रही हैं इस सिचुएशन के दौरान। सो कॉज अल्फा आर्म कंपोनेंट यूज कर रहे हैं इस कपल आर्म के लिए। तो ये फॉर्मूला अगर रीराइट किया जाए तो इस b की जगह लिखेंगे बच्चों आई बी ए अलग और b कॉज अल्फा, और ए भी तो वैसे ही एरिया बन जाता है, तो हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे टॉ इक्वल्स टू आई बी ए कॉज अल्फा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहां असल में जो टॉर्क है बच्चों वो डिपेंड कर रहा है कॉज ट्रिग्नोमेट्री पे। लेकिन जब बच्चों से सवाल ऐसा किया जाता है तो बच्चों के जहन में ये शुरू वाला फॉर्मूला आ जाता है, उन्हें लगता है कि
टॉर्क की डिपेंडेंस भी जो है वो एंड पर साइन ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेट कर रही है, तो ऐसा नहीं है। असल में टॉर्क जहां डिपेंड करता है फ्लो ऑफ करंट पे, जितना ज्यादा करंट करेंगे टॉर्क बढ़ता जाएगा, जितनी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एक्सटर्नल बढ़ाएंगे आपके पास टॉर्क बढ़ेगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा। और कॉज अल्फा, जितना आपके पास प्लेन एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्मल है वो पैरेलल होगा, जैसे कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब कभी भी एरिया का जो नॉर्मल होता है वो फील्ड से हमारे पास पैरेलल होगा, यानी कॉस जीरो होगा, तो हमारे पास क्या होगा उस सिचुएशन में, जो दोनों के दरमियान आने वाला जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस का आंसर 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर नॉर्मल टू एरिया और बी के दरमियान एंगल 0 कर दिया जाए, 0 डिग्री हो, तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम। तो बच्चों इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि कॉस अल्फा कहां से आया, हमने कैसे रिजॉल्व किया। यहां रिजॉल्व करके हम मोमेंट आर्म की वजह से भी लेके आ सकते थे, हम इसको कपल आर्म के कंपोनेंट के तौर पे रिजॉल्व करके डायरेक्ट ऐसे पुटिंग कर सकते हैं। सो वी हैव मैनी वेज टू एडजस्ट दिस फार्मूला। तो होप सो इस कॉस अल्फा के आने की वजह आपको समझ में आ चुकी होगी, और उम्मीद है कि जब कभी आपसे अब इस तरह का कोई सवाल करेगा तो आप कॉस ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को इजीली जस्टिफाई कर लेंगे। करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज द गैल्वेनोमीटर। हम इसमें क्योंकि डिटेल पोर्शन तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम टॉपिक्स को समराइज कर रहे हैं और उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं और जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या चल रहे हैं। तो अगर हम लास्ट टॉपिक को लेके आए तो उसके अंदर हमने करंट कॉइल की बात की थी जिसकी रोटेशंस को आपने ऑब्जर्व किया था। सो हम वही कॉइल यहां पर दिखा रहे हैं। इस बार हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो यूज की है वो हमारे पास है कनकेव मैग्नेट। क्यों यूज किया इस रीजन पे बात करेंगे। कॉइल का एक टर्मिनल ऊपर कहीं कनेक्ट कर रखा है और साथ में एक पॉइंटर लगा रखा है जो इन्फॉर्म करेगा अबाउट दी रीडिंग्स, अबाउट दी डिफ्लेक्शंस, और नीचे हमने लगा रखा है एक स्पाइरल जो कि इसको ट्विस्ट होने में हेल्प आउट करेगा और फिर अनट्विस्ट करेगा, इसको रिस्टोर करेगा टू दी ओरिजिनल पोजीशन, ताकि जो नीडल है जो पॉइंटर है वापस 0 पे भी जा सके। और नीचे हमने कनेक्ट कर रखा है अपना दूसरा टर्मिनल। अब सबसे पहली बात तो बच्चों समझने वाली है कि गैल्वेनोमीटर का जो मकसद है ना, जस्ट ये है हमारे पास डिटेक्शन। बात वक्त बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि गैल्वेनोमीटर का काम ना मेजरमेंट है, ऐसा हरगिज नहीं। गैल्वेनोमीटर का मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शंस को शो करना और ये बताना कि आया सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है या करंट का फ्लो है या नहीं है, बस। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है सर्किट के अंदर। अब हमने यहां पर क्योंकि इसके अंदर दो चीजों की वेरिएशंस दिखाई है। नंबर वन, एक वेरिएशन दिखाई हमने कनकेव मैग्नेट यूज किया, और दूसरी चीज जो बच्चों हम इसमें यूज करते हैं वो हमारे पास होता है सिलेंड्रिकल कोर। या इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर की फिलिंग करते हैं, बेसिकली वो कोर ही है। तो दोनों चीजों का इस्तेमाल क्यों किया, मकसद ये होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना लें। पहला जवाब, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जो एक किनारे से दूसरे किनारे चलेगी, थ्रू रेडियस चलेगी या रेडियल पाथ को फॉलो करेगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, या ये यूं समझ लें कि ये यूनिफॉर्म नहीं होंगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हमने कर दिया, क्योंकि यहां नॉन यूनिफॉर्म कर देने से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। सो रेडियल फील्ड करना चाहते हैं, मकसद क्या है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां एक छोटा सा आपको मैं अगर मैग्नेट का एक लुक दिखा दूं, एक तरफ हम नॉर्थ दिखाते हैं, दूसरी तरफ बच्चों हम दिखा देते हैं साउथ। तो अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है, अगर दरमियान में ये प्लेन पड़ा हुआ है और इस प्लेन का हमारे पास अगर ये सिलेंड्रिकल कोर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इस प्लेन से, नंबर वन आप जरा गौर से देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां इस रेडियल पाथ को फॉलो कर रही है। दरमियान से मैग्नेटिक फील्ड यहां इस तरफ आ रही है और ये यहां से इस तरफ आ रही है। इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है। ये आ गया कॉइल का मिड पॉइंट। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस रेडियल पाथ को फॉलो कर रही है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, पहले की तरह बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, बट यहां हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड के कनकेव हो जाने को, कनकेव पाथ से जाने को, या रेडियल पाथ को फॉलो करने को हम कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।
जिससे स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बढ़ रही है। अब स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बढ़ने से यहां क्या मुराद होने वाला है, क्योंकि बेसिकली अगर यही फील्ड सीधी होती तो ये प्लेन से बाहर गुजर जाती, यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का इस कॉइल के साथ इंटरेक्शन ही ना होता, तो क्या होता कि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी ना लगती। तो हम ये देखते हैं कि जब सिलेंड्रिकल कोर यूज करते हैं और सिलेंड्रिकल या करके मैग्नेट यूज करते हैं, तो किनारों से भी मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है, जो डायरेक्शन है, वो कॉइल की तरफ आ रहा है और कॉइल से गुजर रहे हैं। अब जब कॉइल से गुजरेंगे तो कॉइल के जो रीजन्स हैं, जो साइड्स हैं, उनके साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा और जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो एक सिचुएशन ये थी कि फील्ड सीधी थी और ऊपर से गुजर गई, एक सिचुएशन ये कि फील्ड मैक्सिमली प्लेन से गुजर रही है। तो पहली वाली सिचुएशन में हम कहते हैं कि फोर्स वीक, इंटरेक्शन क्योंकि नहीं हुआ, और दूसरे वाले में इंटरेक्शन हुआ तो फील्ड क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो एक बात तो हमारी क्लियर हो रही है कि फील्ड के स्ट्रेंथ होने या फील्ड के बढ़ जाने का मतलब यही है कि इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट कैरिंग कॉइल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंटरेक्शन यहां बढ़ रहा है। दूसरी चीज बच्चों यहां पर आपने देखनी है हमारे पास कि रेडियल करने से और क्या हुआ कि जहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम गुजार रहे हैं, इस सिलेंड्रिकल कॉइल के साथ, इस कोर के साथ, इसका जो नॉर्मल जो एंगल होगा, जो नॉर्मल होगा इस सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल एरिया का, वो हमेशा फील्ड से पैरेलल होगा। जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि मैक्सिमम इंटरेक्शन या मैक्सिमम फ्लो के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सरफेस से कुछ ऐसा गुजरना चाहिए परपेंडिकुलरली, और उस सरफेस के नॉर्मल के साथ इन फील्ड लाइंस को पैरेलल होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल टू एरिया, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सरफेस से परपेंडिकुलर हो, लेकिन नॉर्मल टू सरफेस के साथ क्या है, नॉर्मल टू एरिया के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटरेक्शन ऑफ फील्ड होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब बच्चों जब सिलेंड्रिकल कर दिया तो सिलेंड्रिकल करने की वजह से क्या हुआ, ये नॉर्मल जो है ना हर जगह से, यहां नॉर्मल इस तरफ जा रहा है, यहां नॉर्मल अगर निकालूं तो इसका इधर जा रहा है, यहां निकालूं तो नॉर्मल इस तरफ जा रहा है। तो अब क्या होगा कि वहां से जो आने वाली फील्ड्स हैं उनका जो गुजर होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, इनसे पैरेलल होगा। ये हमारे पास आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेड कलर से, और ये मैंने दिखा दी नॉर्मल टू एरिया। अब क्योंकि यहां पर इनके दरमियान का जो प्लेन चल रहा है, प्लेन एंगल या तो वो 180 है या वो दूसरी तरफ से चलेगा इनके साथ 0 डिग्री के साथ, तो मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा। तो मैक्सिमम इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी किससे बनी, बाय यूजिंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक बात यहां पर बच्चों गैल्वेनोमीटर के केस में सबसे पहले समझ ली कि हमें यहां पर कनकेव मैग्नेट और सिलेंड्रिकल कोर को यूज करने का मकसद क्या दिखता है कि फील्ड को रेडियल कर लिया जाए। रेडियल करने से क्या होगा, फील्ड का इंटरेक्शन कॉइल से ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ फील्ड की बढ़ गई है, और हर बार प्लेन ऑफ द कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा गुजरेंगी, तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा। इससे आगे अगर थोड़ा सा बच्चों हम आगे चलें तो इसमें भी दो तरह के टॉर्क दिखाई देते हैं। एक टॉर्क तो वो हो गया जो हमने पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया, और वो टॉर्क क्या है हमारे पास, टॉ इक्वल्स टू बी आई एन ए, कि जब भी कभी इससे करंट का फ्लो होगा, लाइक ये करंट का गुजर हो गया, करंट गुजर रहा है, तो कॉइल क्या करेगी, टॉर्क देगी और इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी, तो इसे हम नाम दे देते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन इस डिफ्लेक्शन के साथ ही जो स्पाइरल लगा हुआ है ये भी ट्विस्ट हो रहा है, तो जैसे ही करंट का फ्लो बंद किया जाएगा ये स्पाइरल ये अनट्विस्ट करेगा और कॉइल को वापस लेके आएगा टुवर्ड द ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन इसमें आने वाला जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा ये डिपेंड करेगा कि स्पाइरल की नेचर कितनी है या नेचर कैसी है। अगर ये सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तो जो पॉइंटर है वो वापस आएगा और वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट करेगा। अगर ये बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा हार्ड स्प्रिंग है, स्पाइरल है, तो स्पाइरल क्या करेगा, अचानक से वापस तो आएगा लेकिन एग्जैक्ट हो सकता है अपनी जगह तक वापस ना जा सके, या पॉइंटर 0 पोजीशन से भी कहीं आगे की तरफ ले जाए, या हो सकता है दरमियान में कहीं स्टक हो जाए अगर ये रिजिड होगा। तो ये जो स्पाइरल है इसकी नेचर के चेंज कर देने की वजह से जो इसके अंदर आने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो वेरी करेगा। दैट मींस कि जो स्पाइरल में टॉर्क आने वाला है रिस्टोरिंग के दौरान वो डिपेंड करता है इसकी अपनी नेचर पे। तो अगर मैं इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बाद अगर रिस्टोरिंग शो करूं तो ये डिपेंड करता है इस स्पाइरल की नेचर पे, और फिर उसमें आने वाला जो एंगल है थीटा है कि उसमें कितनी रोटेशंस आई थी। अगर गैल्वेनोमीटर की कॉइल हमारे पास 30 डिग्री पे चली गई थी, रोटेशन ज्यादा थी, तो डेफिनेटली इसमें आने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा। अगर हमने करंट थोड़ा गुजारा था और हमारे पास डिफ्लेक्शन 15 डिग्री की थी तो कॉइल रिस्टोरिंग में भी कम हमारे पास डिफ्लेक्शन देगी तो कम टॉर्क आएगा। तो ये बात यहां पर निकलती है।
दोनों बेसिकली टॉर्क्स बराबर हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन से हमने देखे हैं कि ऑपोजिट है। इसमें कॉइल हमारे पास रोटेट करती है जब करंट गुजरता है, और ये कॉइल को वापस ले जाता है जब करंट हम खत्म कर देते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन बस ऑपोजिट है। फॉर्मूला अगर बच्चों अगर आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है इन दोनों के कंपैरिजन से, और वो क्या है कि करंट का एक रिलेशन निकल रहा है। हम कांस्टेंट्स सारे इकट्ठे कर लेते हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट्स को अगर मैं खत्म कर दूं, हटा दूं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से रिप्लेस करूं, तो ये रिलेशन आता है कि जितना ज्यादा करंट गुजरेगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शंस आएंगी, और जितना कम इसमें से करंट गुजारेंगे उतनी ही कम डिफ्लेक्शंस आएंगी। अब बच्चों यहां पर देख लेते हैं कि जो हमारे पास करंट गुजरा वो तो हमें समझ में आ गया कि ज्यादा गुजारेंगे करंट तो ज्यादा डिफ्लेक्शंस आएंगी, कम करंट गुजारते हैं तो कम डिफ्लेक्शंस आएंगी। बट सवाल करता है कि बताएं कि गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो किन चीजों पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो बेसिकली सेंसिटिविटी क्या होती है कि डिफ्लेक्शंस, ज्यादा डिफ्लेक्शंस आ रही हैं, कम डिफ्लेक्शंस आ रही हैं, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ज्यादा मूव करता है, कम मूव करता है। सो दैट इज दी सेंसिटिविटी। तो अगर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखें तो थीटा इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, बी आई एम ए ओवर सी। और यहां भी बहुत सारे कांस्टेंट्स है बच्चों, जैसे कि सी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बट यहां पर रिलेशन में एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, वो क्या है, करंट को थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं, क्योंकि करंट तो यूजर पे डिपेंड करता है कितना फ्लो करवा रहे हैं। बेसिकली सेंसिटिविटी फैब्रिकेशन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज है। ये कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज लेकर आए कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो अच्छा वाला बन जाए। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग कर दूं, स्ट्रॉन्ग कनकेव मैग्नेट यूज करूं, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आ सकती है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नंबर ऑफ टन्स अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, आपसे सवाल करेगा कि अगर आपने नंबर ऑफ टन्स एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिए तो वेट ऑफ द कॉइल बढ़ेगा। वेट ऑफ द कॉइल बढ़ने की वजह से तो फ्रिक्शन के इफेक्ट्स बढ़ जाने हैं, तो ये कॉइल ज्यादा रोटेट नहीं करेगी बल्कि कम रोटेट करेगी। तो इसके जवाब में एक बात लिखना पड़ती है, नंबर ऑफ टन्स को इंक्रीज किया जाएगा बट अप टू द सर्टेन लिमिट, एक खास हद तक। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टन्स को हम वैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, आंखें बंद करके इंक्रीज नहीं किया जाएगा, बट अप टू द सर्टेन लिमिट, एक ऐसी लिमिट तक कि जब तक फ्रिक्शन का इफेक्ट चेंज ना हो या ज्यादा इंक्रीज ना हो। सिमिलरली बच्चों एरिया को इंक्रीज कर दें, ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ज्यादा इंटरेक्शन होगा, तो ज्यादा इंटरेक्शन की वजह से ज्यादा रोटेशन के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखनी है आपने, वो चीज क्या याद रखनी है आपने, कि हमारे पास यहां पर भी जो एरिया ना उसके बढ़ जाने की वजह से हमारे पास जो वेट है उसके बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि मटेरियल ज्यादा यूज होने वाला है। तो कोशिश यही करनी है कि एरिया भी इंक्रीज करें अप टू द सर्टेन लिमिट। और तीसरी चीज हमारे पास, जो चौथी चीज यहां पर दिख रही है वो सी, स्प्रिंग नेचर है। अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट कम कर दूं, यानी सॉफ्ट स्प्रिंग ले लूं, स्प्रिंग कांस्टेंट हम कम कर रहे हैं, अगर हम सी कांस्टेंट को कम कर देते हैं, उसकी जो नेचर है उसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू कम करते हैं, तो हमारे पास जो सेंसिटिविटी है वो क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा रोटेट करेगा। यानी सी कम कर देने से हमारे पास क्या होगा, जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट हो रहा है। अब अगर मैं सी को कहता हूं कि मैं डिक्रीज कर रहा हूं, उसके कांस्टेंट को कम कर रहा हूं, उसका मतलब जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट होने वाला है। अब जो सॉफ्ट स्प्रिंग है, स्पाइरल है, वो क्या करेगा, जल्दी से डिफ्लेक्ट भी करेगा और जल्दी से वापस भी आएगा। सो वो जल्दी रिस्टोर करेगा और ज्यादा डिफ्लेक्शन के उसके अंदर चांसेस हैं, क्योंकि सॉफ्ट है, उस पर उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही। इसी तरह अगर सी इंक्रीज करते हैं, सी इंक्रीज कर देने से हमारे पास क्या हो रहा है, जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो रही है, यानी स्प्रिंग को, स्पाइरल को हार्ड कर दिया। स्पाइरल हार्ड होने जाने से क्या होगा, अब हमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगवानी पड़ेगी उसको रोटेट करवाने के लिए। सो क्या हुआ, सेंसिटिविटी कम हो गई। तो हम देख रहे हैं कि सेंसिटिविटी के अंदर चार फैक्टर्स हैं, इन चारों को अगर हम चेंज करें विद इन दी लिमिट्स, तो हम सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पर अक्सर पूछता है कि गैल्वेनोमीटर्स में सबसे बेहतरीन गैल्वेनोमीटर कौन सा है। तो नाम याद रखेंगे बच्चों, इस गैल्वेनोमीटर को हम कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का नाम बताया है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, दैट इज द मोस्ट स्टेबल गैल्वेनोमीटर, जो अपनी डिफ्लेक्शंस को फौरन से जीरो पर ले आता है, डिफ्लेक्शंस को खत्म कर देता है जब हम कभी सर्किट से करंट के फ्लो को खत्म कर देते हैं। तो इस बात को याद रखना है आपने कि सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे जो बेहतर हमारे पास गैल्वेनो है, दैट इज दी डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो यहां इस बात को अभी हम एंड करेंगे। बहुत सारी चीजों को हमने समराइज किया, स्पेशली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझा, और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस बात को समझा, और साथ में हमने डिफ्लेक्टिंग और रिस्टोरिंग टॉर्क को भी समझा। तो इसके बावजूद अगर बच्चों को सवाल हो तो आप
कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इनके तमाम तरह के सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। मीटर और अगर एम पे आप फोकस करें, सो एम इज फ्रॉम एम्पियर और आगे मीटर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ मेजरमेंट्स करने वाले हैं हम। अब एम मीटर में क्योंकि एम्पियर का जिक्र आ गया, तो इसका मतलब तो क्लियर हुआ कि हम करंट को मेजर करना चाहते हैं। बट इसको मेजर करने के लिए क्या हमें रिक्वायर्ड है? सो रिक्वायरमेंट में तो सबसे पहले बच्चों अगर सर्किट इसका बनाए तो हमें एक अदद चाहिए होता है गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ हमें चाहिए होती है एक अदद रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टर। ये बहुत छोटी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहां हमारे पास आ गया गैल्वेनोमीटर, यहां हमारे पास आ जाती है शंट रेजिस्टेंस आर एस, इसकी रेजिस्टेंस है आर जी, और यहां इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये याद रखने वाली चीज है। एक एम मीटर को बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन की जाती है इन बिटवीन दी गैल्वेनोमीटर एंड दी शंट रेजिस्टेंस, ये हमेशा पैरेलल होती है। अब पैरेलल क्यों की जाती है, जरा बात को समझिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों वोल्टेज सेम होता है और करंट जो है वो वेरी कर रहा है। हम चाहते हैं कि करंट की एक्यूरेट मेजरमेंट कर लें। एक्यूरेट मेजरमेंट कब होगी? जब सारा का सारा करंट सर्किट में एंटर होगा। तो हमने क्या किया, यहां पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगाई। छोटी रेजिस्टेंस लगाकर हमने क्या किया, करंट को मैक्सिमली सर्किट के अंदर आने के लिए अलाउ किया, ताकि सर्किट के अंदर करंट आ जाए। और फिर क्या होगा, हम इस करंट के इस सर्किट में आने की मदद से गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिफ्लेक्शंस लेंगे और करंट को मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर यहां पर मैंने एक ऐसी रेजिस्टेंस लगा ली जो को हाई थी या इतनी ज्यादा थी कि उसने आने वाले करंट को रोक लिया, तो बेसिकली ज्यादा रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, वो करंट को ज्यादा अपोज करेगा, रोकेगा, तो करंट कम से कम सर्किट के अंदर आएगा। जब करंट सर्किट में कम आएगा तो जो हम इनपुट उसको देना चाहते हैं, ये जो इनपुट दे रहे हैं, उसकी वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो याद रखें कि पर्पस इसका क्या है, फॉर द मैक्सिमम एंट्रेंस ऑफ करंट इनटू द सर्किट। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें यहां गैल्वेनोमीटर को और शंट रेजिस्टेंस को लगाना है पैरेलल में। और शंट हमने कहा, शंट वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को कहा जाता है। शंट भी कहते हैं इसको, बाईपास भी कहते हैं इसको। बाईपास का मतलब होता है बाहर बाहर से, यानी गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट नहीं गुजरवाना चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा करंट गैल्वेनो से गुजरा तो वो तो सेंसिटिव है, वो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शंस देता रहेगा, तो वो हमें मेजरमेंट्स एग्जैक्ट नहीं करके दिखा सकेगा। तो यहां शंट का मकसद क्या है, छोटी रेजिस्टेंस का मकसद ये होता है टू अलाउ द एंट्रेंस ऑफ मैक्सिमम करंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो करंट है ना वो सर्किट के अंदर एंटर होगा तो उसकी फिर मेजरमेंट की जा सकेगी, ताकि मेजर कर लें। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर हमारा बन चुका है। अब हुआ क्या, क्योंकि हमने जो मैक्सिमम करंट है ना बच्चों यहां गुजरवाया, अब यहां से करंट भी गुजर रहा है और यहां से भी गुजर रहा है। यहां का करंट है आई जी, यहां से करंट आ रहा था आई, यहां हमारे पास जो करंट है ये आई एस है। तो यहां से जो गुजर जाने वाला करंट है वो क्या हुआ, जो हमारे पास आई एस है दैट इज मैक्सिमम करंट गुजर रहा है, उसमें से क्या कर दें, आई जी वाले करंट को बस निकाल दें, तो दैट इज आई एस करंट। ये हमारे पास बच्चों आई एस आ जाएगा। मैं आर एस को साइड पे लिखता हूं, ये आ गया आई एस, और यहां लिख देते हैं आर एस। तो क्या किया कि मैक्सिमम करंट को यहां से गुजरवाए। अब देखिए हमारे पास बन चुका है एमीटर। अगला काम क्या करना है, अब इससे मेजरमेंट्स करनी है, तो इसको हमेशा कनेक्ट करना है सीरीज में। तो आफ्टर फैब्रिकेशन connect it in series combination। क्यों बच्चों, फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट। हमें पता है कि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। अगर अप्लायंसेस के अक्रॉस करंट सेम चल रहा है सीरीज में, और इसको भी सीरीज में लगाएंगे, तो उनके अक्रॉस चलता हुआ जो करंट होगा ना उसको एक्यूरेट मेजर करेगा। आपने पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में करंट वेरी करता है, तो एक करंट के मेजरमेंट सही नहीं कर सकेगा। तो मकसद और रीजन लिख रहा हूं, to measure the accurate value of current
क्योंकि हमें ऐसा करंट इस सर्किट के अंदर एंटर करवाना है जो कांस्टेंट हो, मैक्सिमम भी हो और कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट कब गुजरेगा? जब कॉम्बिनेशन कैसी होगी? सीरीज होगी। कांस्टेंट करंट आएगा तो उसको वो एक्यूरेटली मेजर करेगा, और बार बार अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो नीडल भी फ्लक्चुएट करेगी, तो हमारे लिए मुश्किल होगा टू मेजर दी करंट जो कि सर्किट में एंटर हो रहा है। अब बच्चों क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इसके फॉर्मूला की तरफ जाएं तो फॉर्मूला में अगर देखें कि जो वोल्टेज हमारे पास शंट के क्रॉस है वही हमारे पास वोल्टेज गैल्वेनो के क्रॉस होगा। ओहम्स लॉ को ओपन कर लेते हैं। आई एस आर एस आई जी आर जी, हमें फाइंड करना है आर एस, क्योंकि सवाल हमसे करता है कि हम एक ऐसा गैल्वेनो एक ऐसा एमीटर बनाना चाहते हैं जो 100 मिली एम्पियर्स के करंट को मेजर करे, 200 मिली एम्पियर्स करंट को मेजर करे। तो इस मकसद के लिए हमें ये रेजिस्टेंस ना चेंज करना पड़ता है रेंज को देखकर कि अगर 100 एम्पियर गुजारना है करंट तो रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमें अगर मेजर करना है 200 मिली एम्पियर करंट तो हमें देखना है कि रेजिस्टेंस को ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें वेरी करना पड़ती है डिफरेंट करंट्स को मेजर करने के लिए। तो आर एस फाइंड करना है हमने बेसिकली। आई एस की वैल्यू है आई माइनस आई जी आर एस आई जी आर जी। फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं और फाइनल फॉर्मूला निकालते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना शंट रेजिस्टेंस चाहिए कि हम उस रिक्वायर्ड करंट को मेजर कर सकें जिसको हम इससे गुजार रहे हैं। तो बच्चों देखें, जितना रिक्वायर्ड करंट हम इस सर्किट में एंटर करना चाहते हैं, जितना करंट हमारे गैल्वेनो से गुजर सकता है, कितना गुजरेगा हमें मालूम है, गैल्वेनो की कितनी रेजिस्टेंस है, इन तमाम फैक्टर्स को अगर हम पुट करके आर एस निकाल लें तो हम अपने जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकेंगे, उस करंट को हम आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है आर एस का, जिससे हम अपनी मर्जी का कोई भी एम मीटर तैयार कर सकेंगे। तो मैं कुछ बातों को समराइज कर रहा हूं, इन बातों को याद रखना है आपने। फैब्रिकेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन, आफ्टर फैब्रिकेशन यूज के दौरान सीरीज कॉम्बिनेशन, मकसद क्या है? तो मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द करंट। उसके बाद शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाया? टू अलाउ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ करे, वो गुजरे, सर्किट के अंदर एंटर हो, ताकि उसकी हम मेजरमेंट कर सकें। तो चंद बातें हैं, इन बातों को आपने याद रखना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस निकालता है। सो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ चुके होंगे और आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप आसानी सॉल्व कर सकेंगे। बच्चों स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट मीटर को, दैट इज दी वोल्ट मीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज ऑफ मीटर्स पे बात कर रहे हैं कि इनकी मकासद क्या हैं, कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या हम करते हैं, कौन सी कॉम्बिनेशंस में इनको हम कनेक्ट करते हैं और कैसे हम अपनी डिमांड के मुताबिक इनको फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो अभी आज का हमारा जो मीटर है दैट इज दी वोल्ट मीटर। नाम से वाज़ेह है कि इसका मकसद है वोल्टेज को मेजर करना। अब वोल्टेज को मेजर करना है तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? इसके लिए एक छोटा सा सर्किट रिक्वायर्ड है, एक छोटा सा सर्किट बनाना है हमें। और इस सर्किट में क्या कुछ हमें रिक्वायर्ड है? दो कंपोनेंट्स चाहिए। नंबर वन, पहला कंपोनेंट बच्चों हमें चाहिए रेजिस्टेंस जो कि हाई वैल्यूज के साथ हो, यानी हाई रेजिस्टेंस हो, और साथ में चाहिए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस आरजी। अब यहां हम लगाएंगे इनपुट जिसके लिए हम मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो ये आ गया इनपुट टर्मिनल और यहां से इसके लिए आ गया हमारे पास इनपुट टर्मिनल। अब बच्चों वोल्टेज को फाइंड करने की आपने देखा कि यहां जो फैब्रिकेशन है, जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे एम मीटर के सर्किट से डिफरेंट है। वहां हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ी फॉर द फैब्रिकेशन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर, लेकिन यहां हमें फैब्रिकेशन में रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ रहा है। वजह क्या है? सीरीज में लगाने का मकसद ये होता है कि सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन हमारे पास वोल्टेज क्या होगा? वेरी करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहां इसकी कंस्ट्रक्शन में करंट को जब रेजिस्टेंस के थ्रू गुजारे तो मैक्सिमम जो करंट है वो रुक जाए। हाई रेजिस्टेंस लगाने का मकसद क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है ना उसको रोके। अब देखिए जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा? कम होगा। एक सर्किट के अंदर हम करंट के फ्लो को रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं बच्चों? क्योंकि अगर इस सर्किट ने करंट को यूटिलाइज किया तो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, और जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा वो मेजर कैसे कर सकेंगे हम? तो ये तो वोल्ट मीटर जो बनेगा वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकेगा। लिहाजा हमें एक एक्यूरेट वोल्ट मीटर को बनाने के लिए यहां सीरीज में एक ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जो हाई वैल्यूज रखता हो,
ताकि फ्लो ऑफ करंट को वो रोके, करंट ना गुजरे। लेकिन क्या होगा बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा, हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर लेंगे इजीली और एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे बाय यूजिंग दी मीटर, जो कि इससे आगे हम कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट में अगर बात करें तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 1 पे हमें यहां पर चाहिए रेजिस्टेंस हाई, साथ में चाहिए गैल्वेनोमीटर और कॉम्बिनेशन होनी चाहिए सीरीज। अच्छा, अब हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाई, उस हाई रेजिस्टेंस का मकसद हमें पता होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस यानी कि RH, इसको कनेक्ट करने का मकसद ये है टू ब्लॉक और स्टॉप द एंट्रेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। हम चाहते हैं कि करंट का जो फ्लो है ना वो ना हो, क्योंकि देखो बच्चों, जब यहां से बैटरी कनेक्ट की पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करना चाहते हैं। तो अगर करंट गुजर गया, करंट यूटिलाइज होगा, वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, तो फिर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी, जो बाद में पहले भी कर चुका हूं। तो हमें यहां पर मैक्सिमली करंट को क्या करना है, रोकना है, ताकि हम एक बेहतर या अच्छे वोल्ट मीटर की कंस्ट्रक्शन कर सकें। और अगर मैं ये बात कहूं कि अगर मुझे एक आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है, तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए कि बिल्कुल भी करंट का फ्लो ना होने दे, क्योंकि आपको पता है जो भी मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा कहीं ना कहीं तो करंट का वो फ्लो करवाएगा, कहीं ना कहीं तो करंट गुजरेगा। लेकिन अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं तो ये जो RH है अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी होना चाहिए, इतनी हाई वैल्यू होनी चाहिए कि जो करंट का फ्लो है वो बिल्कुल रुक जाए। तो करंट का फ्लो रुकेगा तो क्या होगा, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और जब हम इसको आगे फर्दर कनेक्ट करेंगे अपनी अप्लायंस के साथ एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर करेगा। अब वो दूसरी कॉम्बिनेशन कौन सी है जो मैंने अभी जिक्र किया कि अप्लायंस के साथ कनेक्ट करना है, तो इसको आफ्टर फैब्रिकेशन बच्चों कनेक्ट किया जाता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आफ्टर फैब्रिकेशन कनेक्ट इन पैरेलल। तो जरा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, हमने करंट के फ्लो को रोक दिया, जो पोटेंशियल यहां डिफरेंस अपीयर हो चुका है, यहीं से आगे अगर मैं कोई अपनी अप्लायंस कनेक्ट कर लेता हूं इस वोल्ट मीटर के साथ, यहां को मेरी अप्लायंस है, ये अप्लायंस आ गई। अब मैंने करंट के फ्लो को यहां पर रोका, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जो अपीयर हुआ एग्जैक्टली वही पोटेंशियल डिफरेंस कहां अपीयर होगा, यहां पर हमारे पास होगा जो अप्लायंस के, या जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लायंस को दिया हुआ है वही एग्जैक्टली क्या होगा, यहां अपीयर होगा जब आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों क्या होने वाला है, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूं अपने अप्लायंस के अक्रॉस, तो मैं अपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस अपीयर हो। लेकिन उस पोटेंशियल डिफरेंस के यहां अपीयर होने के बाद यहां से करंट का फ्लो ना हो, क्योंकि अगर यहां से करंट का फ्लो हुआ तो उसका जो पोटेंशियल है उसमें ड्रॉप आएगा, और जो मेजरमेंट ये वोल्ट मीटर करने जा रहा है वोल्ट मीटर एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा, वो इनएक्यूरेट होगी। तो क्या हुआ, हम ये चाहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली यहां अपीयर हो, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ये मीटर जिसकी हमने स्केलिंग की हुई है ये प्रॉपर्ली उस वोल्टेज को मेजर कर ले। तो यहां इसलिए कंडीशन लगाई कि रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई, और आइडियली इसको इन्फिनिटेसिमली हाई होना चाहिए ताकि करंट का फ्लो ना हो सके। अच्छा, ये तो हो गई कि हमने फैब्रिकेशन के बाद जब वोल्टेज को मेजर करना है तो अपनी अप्लायंसेस को इसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है, कौन सी कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और ये जो टर्मिनल है बच्चों, ये से कंफ्यूज नहीं होना, जब कनेक्शन कर दिए तो ये टर्मिनल यहां से हट जाने थे, ठीक हो गया। क्योंकि बेसिकली मैं अगर अप्लायंस को कनेक्ट करूं तो यहां पर भी दिखाया जा सकता है, जो मैंने ऊपर दिखा दिया, ये मेरी अप्लायंस है, तो यहां को और बाहर का इनपुट नहीं आना, बेसिकली अप्लायंस को कनेक्ट कर दिया इन टर्मिनल्स के साथ, तो जो पोटेंशियल यहां अपीयर हुआ वो यहां अपीयर होगा, और जो वहां अपीयर होगा एग्जैक्टली वोल्ट मीटर क्या कर लेगा, उसको मेजर कर लेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अब हो चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो ये बात तो आपको हुई क्लियर। अभी क्योंकि यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली हमारे पास जो करंट का फ्लो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरी करेगा, और जो वोल्टेज है हमारे पास वो सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि फैब्रिकेशन कैसी की हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक रिलेशन मौजूद है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम नहीं है, तो जो हम पोटेंशियल इसको दे रहे हैं बच्चों,
सीरीज कॉम्बिनेशन में, फैब्रिकेशन में दिया हुआ जो वोल्टेज है वो इन दोनों के क्रॉस सेम नहीं जाएगा, दोनों के क्रॉस डिवाइड हो जाएगा। तो ये दिया हुआ टोटल वोल्टेज बराबर है किसके, वो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के क्रॉस गया और वो जो कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस गया। ऐसा करते हैं कि यहां पर हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें आर एच को फाइंड करना, ताकि जब हमसे सवाल करे कि हमने वोल्टेज को मेजर करना है एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए, तो हम यहां पर रेजिस्टेंस को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकें। तो ओम्स लॉ को अगर यूज करें तो V इक्वल्स टू आई एच आर एच, V इक्वल्स टू आई आर और आर जी हमारे पास आ जाएगा आई जी आर जी। अब क्योंकि बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है सेम, आई एच आई जी तो दोनों बराबर है और करंट आई लिखा जा सकता है। कॉमन निकालकर डायरेक्टली अगर यहां पर इसको लिख दिया जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं आर एच प्लस आर जी और ये बनेगा V। इस आर एच को निकालना है तो क्या करें, इस आई को वहां ले जाते हैं V बाय आई, और एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, ये जब आई वहां चला गया आर एच प्लस आर जी रह गया, तो इस आर जी को भी क्या करते हैं वहां शिफ्ट करवाएंगे, माइनस के साथ ये अपीयर होगा और आ जाएगा आर एच। तो ये देखा बच्चों हमने, हमें यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया हाई रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। अब इससे क्या फायदा होगा, हमसे अगर वो डिमांड करते हैं कि हमें वोल्टेज फाइंड करना है लाइक 220 वोल्ट, तो अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि 220 वोल्ट को कैसे, उससे बनने वाले करंट को कैसे रोकना है, कितनी रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं यहां रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा। मुझे कहता है कि 440 वोल्ट हमने इसमें मेजर करने हैं, तो उसको मेजर कैसे करवाना है, 440 वोल्ट के लिए हमने जो करंट बनना है उसको रोकना है। उस करंट को रोकने के लिए क्या करेंगे, यहां उससे बड़ी रेजिस्टेंस लगाएंगे एंड सो ऑन। जितना बड़ा वोल्टेज मेजर करना है उतनी बड़ी यहां रेजिस्टेंस लगाएंगे, ताकि उससे बनने वाला जो करंट होगा उसको हम रोक सकें, कहां, इस सर्किट के अंदर एंटर होने से, ताकि करंट का ड्रॉप ना हो, वोल्टेज का ड्रॉप ना हो, जो मेजरमेंट करना चाहते हैं वो मेजरमेंट खराब ना हो। ओम मीटर, और आप जानते हैं कि नाम से ही इसका मतलब वाजे हो रहा है कि ओम बेसिकली यूनिट है रेजिस्टेंस की। तो हम करने क्या जा रहे हैं, इस मीटर के जरिए हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस मीटर इज नोन एज ओम मीटर। बट ये ओम मीटर काम कैसे करेगा, क्योंकि जैसे हमने देखा कि पहले जितने हमने मीटर्स बनाए उनमें हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया, तो आज भी हम इस मीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर का ही इस्तेमाल करेंगे। बट कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको कैलिब्रेट करना है, इन चीजों को यहां पर हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर हमने एक बैटरी लगा रखी है, यानी एक सोर्स ऑफ करंट है। इसके साथ आगे हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, साथ में हमने लगा रखी है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और यहां पर पॉइंट ए और बी पर दो पॉइंट्स यानी दो पिन्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं, जिसके साथ हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है बेसिकली बच्चों है तो गैल्वेनोमीटर, बट इसको हम अपनी मर्जी से कैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अब ये पूरा सर्किट बनाने के बाद जो यहां गैल्वेनोमीटर है इसकी कैलिब्रेशन कैसे की जाएगी। ये जो मीटर है जिसके ऊपर स्केलिंग की गई है इस तरह से, इस स्केलिंग को हम चेंज करते हैं। और स्केलिंग को किस तरह से चेंज करना है, इसको कैलिब्रेट कैसे करना है, तो जरा इस पे एक नजर लगा लेते हैं, इसको कैसे समझना है। सबसे पहले तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज हम मेंशन करेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके अंदर। हमें एक चाहिए बैटरी यानी सोर्स ऑफ करंट, हमें चाहिए गैल्वेनोमीटर, हमें चाहिए रेजिस्टेंस जिसको हम वेरी कर सकें, आर एस लिख दें, आर वी लिख दें वेरिएबल को शो करने के लिए, और इन तमाम तर को हमने कनेक्ट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्यों लगाया, ताकि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में से यहां हम आगे अपनी अननोन रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो करंट गुजर कर यहां से जाएगा, तो जितना करंट और वोल्टेज का चेंज आएगा उसकी जो रेशो हमें मिलेगी, वो रेशो हमारे पास यहां पर ये मीटर अपने स्केल पे डिस्प्ले करके दिखाएगा। क्योंकि बेसिकली बच्चों गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर आपको पता मेजरमेंट नहीं करता, तो हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में इस वोल्टेज को डिवाइड किया गैल्वेनो के क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, और जो अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे उसके क्रॉस, और फिर ये जो अननोन रेजिस्टेंस होगी इसमें से कितना करंट गुजरेगा, ये मीटर क्या करेगा, हम आफ्टर कैलिब्रेशन कि जो हमारे पास ओहम्स लॉ जिसमें हमने पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर, अब इसमें से अगर R निकालें तो R इक्वल्स टू V बाय आई, हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस A और B के क्रॉस दिया और इसमें से कितना करंट गुजरा, इसकी रेशो जो होगी दैट विल अपीयर ऑन द स्केल ऑफ
द गैल्वेनोमीटर, और बेसिकली यहां पर हमारे पास इस जगह गैल्वेनोमीटर की नीडल या इसका पॉइंटर मौजूद है, जो थोड़ी देर में दिखा देते हैं। ये स्टार्ट करता है हमारे पास फ्रॉम जीरो रेजिस्टेंस। जब हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है जीरो हो, यहाँ पर हम कहीं शो कर देते हैं वैल्यू हमारे पास जीरो है। इसी तरह रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हम कहीं इसको शो कर देते हैं कि यहाँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पर कह देते हैं कहीं इन्फिनिट रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है। अच्छा बच्चों, अब हुआ क्या कि जब हमने गैल्वेनोमीटर और तमाम तर चीजों को सर्किट में लगा दिया, तो अब कैलिब्रेशन इसकी कैसे करनी है, इसको अपने खुद से कैलिब्रेट करना है। तो कैसे करेंगे? अगर मैं टर्मिनल ए और बी को ओपन छोड़ दूं, तो ना तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कहीं अप्लाई होगा और ना ही करंट का गुजर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सर्किट यहां काम नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह देते हैं कि जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटिसिमली हाई है, जो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस हाई हो गई। तो बेसिकली हम मीटर को यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां हम लिख देते हैं इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, और यहां हम लिख देते हैं जीरो, कि सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास जीरो, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए हम ऐसा शो कर देते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो मीटर्स हैं उनका जो स्टार्टिंग होता है वो कुछ ऐसा होता है या मिड पॉइंट होता है। तो शुरू में क्या हुआ बच्चों, जब हमने टर्मिनल ए और बी को ओपन रखा, ए बी जब ओपन है, ओपन होने का मतलब ये हुआ कि सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो करंट का फ्लो नहीं हुआ। तो यहां क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। तो रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगी तो हमारे पास जो ये पॉइंटर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, नो डिफ्लेक्शन। ऑलराइट। अच्छा, फिर क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, इसके बाद ए और बी को डायरेक्ट आपस में कनेक्ट कर देते हैं विदाउट यूजिंग एनी रजिस्टर, एनी अप्लायंस और एनी डिवाइस। किसी चीज को हम कनेक्ट नहीं करते इसके साथ, जस्ट एक सिंपल वायर को इसके साथ जोड़ते हैं। अब क्या होगा, जब सिंपल वायर को जोड़ दिया, अब सिंपल वायर की वो रेजिस्टेंस तो होती नहीं है जो किसी अप्लायंस या किसी स्पेसिफिक रेजिस्टर की हो सकती है। तो जब ए और बी को डायरेक्टली क्लोज करेंगे हम, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आ रही है नीडल की, क्योंकि करंट का फ्लो आएगा, वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां पर कंपोनेंट्स के अक्रॉस प्रोड्यूस होगा। हमने देखना है कि पॉइंटर यहां से चलकर कहां आ रहा है, क्योंकि इनिशियली अभी कैलिब्रेशन चल रही है। तो जब हमने इसको ओपन रखा तो यहां पर इंफिनिटी की वजह से इसको यहां पर बिल्कुल स्टार्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर अगर स्टार्ट की बात करूं तो नीडल को इधर होना चाहिए, और अगर मैं डायरेक्टली क्लोज कर दूं तो मेरे पास यहां इसकी वैल्यू इस तरफ आ जानी चाहिए कि जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कहीं जीरो है। तो क्या होगा बच्चों, अगर वो जीरो पे नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहां मौजूदा वेरिएबल रेजिस्टर को चेंज करेंगे। इतना चेंज करेंगे कि गैल्वेनोमीटर अपने ऊपर फुल डिफ्लेक्शंस दे दे, इसका पॉइंटर चलते हुए यहां आ जाए। तो हमने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हम यहां इसको कंसीडर करते हैं कि रेजिस्टेंस जीरो हुई, और इसे हम कहते हैं कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, एक ऐसी नॉन रेजिस्टेंस लेनी है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। उस रेजिस्टेंस को क्या करना है, इस टर्मिनल ए बी के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर देना। अब क्या करेंगे, जैसे हम कनेक्ट करते हैं, ए बी को हमने कनेक्ट करना है विद नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ। तो अब क्या होगा, हमारा जो पॉइंटर है ना तो यहां पर इन्फिनिट रेजिस्टेंस को शो करेगा और ना यहां पर वो शो करेगा जीरो को। अब वो क्या करेगा, कहीं इसके दरमियान में वो लाए करेगा, इसकी वैल्यूज यहां पर कहीं दरमियान में या किसी भी जगह आ रही होंगी, क्वार्टर पे आ रही होंगी, वन थर्ड पे आ रही होंगी, कहीं भी आ सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, उस रेफरेंस से ये जो स्केल मौजूद है, इस स्केल के ऊपर हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को मेंशन कर लेंगे। जैसे यहां पर हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस हमारे पास इन्फिनिटी हो गई, वेरी वेरी हाई, और सपोज करें कि हमने यहां पर रेजिस्टेंस लगा रखी थी कहीं 100 ओम की, तो हो सकता है कि वो 100 ओम यहां पर कहीं आ जाए, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो कहीं यहां आ जाए। और जब हमने इसको कनेक्ट किया था विद सिंगल वायर, डायरेक्ट कनेक्ट किया था, तो पॉइंटर हमारे पास जीरो पे आ रहा था, तो हम ऐसा लिख देंगे कि रेजिस्टेंस यहां पर है जीरो। यानी हमारे पास इन दोनों डिफ्लेक्शंस के दरमियान एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, ऐसी स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन होगी जिसपे हम उस नॉन वैल्यू को मेंशन करेंगे और देखेंगे कि कितना हमारे पास स्केल का डिफरेंस आ रहा है, और हम उस स्केल को फर्दर उसी रिस्पेक्ट से डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि अगर सपोज करते हैं यहां 100 आ रहा है बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, उस तरफ जाते हुए हमारे पास इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस उसी रेशो से इंक्रीज की तरफ दिखाएंगे। यहां से उसी रेशो के साथ सपोज करें, यहां मिड पे आकर अगर मैं कहता हूं कि 200 हो जाती है,
डबल हो जाती है। तो इसी तरह यहां पर आते हुए मैं कहीं दिखा दूंगा कि वो जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो रही है, 50 ओम की तरफ जा रही है। तो हम अपने फुल स्केल को क्या कर लेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक कैलिब्रेट कर लेंगे जब यहां पर हमारे पास कोई नॉन रेजिस्टेंस को पॉइंट ए और बी के क्रॉस कनेक्ट किया जाएगा। अब क्या हुआ, अब एक ओहम मीटर तैयार हो चुका है। तो हम इस मीटर को फर्दर यूज कर सकेंगे किसी भी रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन इसकी एक शर्त होगी कि हमने जो यहां नॉन रेजिस्टेंस लगाई थी, जिसकी मदद से हमने इसको कैलिब्रेट किया था, उसकी रेंज के मुताबिक ही हमारे बाहर की जो रेजिस्टेंस है वो भी होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो ये हमारा जो ओहम मीटर है उसको मेजर नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इसको कैलिब्रेट कर रहे होंगे, हमने ये देखना है कि हमने इस मीटर के जरिए कितनी रेंज तक की रेजिस्टेंसेस को मेजर करना है, और उसी रेफरेंस से हम इसके अंदर किसी नॉन रेजिस्टेंस को लगाकर इसको कैलिब्रेट करेंगे। सो होप सो बच्चों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि ओहम मीटर का मकसद क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स को हमने कनेक्ट करना है, और कौन सी कॉम्बिनेशंस में लगाकर इसके मीटर को हमने कैसे कैलिब्रेट करना है टू मेजर द रेजिस्टेंस इन ओहम। लास्ट मीटर शुरू करने वाले हैं जो कि इंतहाई कॉमन है, इसको बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम मोस्टली जानते हैं एक अलग नाम से, जिसको अगर मैं बोलूं तो सारे पहचान जाएंगे। इसको बेसिकली हम मल्टीमीटर भी कहते हैं, जो डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका पर्पस एक नहीं है, इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट पर्पस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या ये काम कर सकता है, अगर हम इसके इस नाम को याद रख लें जो कि लिखा हुआ है एवोमीटर, और इसमें समझ लें कि एवो से क्या मुराद है, तो हम मल्टीमीटर के इस मकसद को समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या कुछ मेजर करना है। क्योंकि बेसिकली बच्चों हमने इससे पहले बहुत सारे मीटर्स की कंस्ट्रक्शंस की हैं, और उनके अंदर हमने देखा कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। अब वो अलग अलग मीटर में अगर यूज करूं तो मेरे लिए मुश्किल होगा, बजाय इसके कि मैं क्या करूं कि अगर मुझे कुछ मेजरमेंट्स करनी है लाइक रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट, तो अलग अलग मीटर लेके आने के बजाय मेरे लिए आसानी है कि मैं एक ही मीटर का इस्तेमाल कर लूं। तो इस मकसद की अचीवमेंट के लिए एक हमने ऐसा मीटर बनाया जो कि तमाम तर मीटर्स का मिक्सचर है, दैट इज नोन एज द एवोमीटर। तो जरा फोकस करना है इसमें बच्चों, ये जो ए है स्टैंड्स फॉर एम मीटर, और आप जानते हैं कि एम मीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। इसके साथ हमने सेकेंडली जो दूसरा मीटर जोड़ रखा है वो हमारे पास है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का मकसद भी हम जानते हैं वोल्टेज को मेजर करना। और तीसरा हमारे पास है ओहम मीटर, और ओहम मीटर का काम हमने देखा कि रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक छोटे से बॉक्स के अंदर अगर इन तीनों सर्किट्स को मैं कैप्चर करता हूं और इन तीनों को मैं एक सिंगल नॉब के जरिए इस्तेमाल कर लेता हूं, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कैसे यूज करना है बच्चों, बेसिक अगर इसकी हम फॉर्मेशन देखें तो कुछ इस तरह से है कि ये तीन सर्किट्स इकट्ठे कनेक्ट कर दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास है एम मीटर, साथ जुड़ा हुआ है वोल्ट मीटर, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ओहम मीटर। अब करते क्या है कि सपोज करें कि अगर मुझे करंट को मेजर करना है, तो यहां पर हमारे पास एक नॉब लगा हुआ है, एक रोटेटर पर रोटेटेबल बटन है, रोटर लगा हुआ है, जिसको हम अपनी मर्जी से रोटेट करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर हमें एमीटर मेजर करना है तो मैं नॉब रोटेट करके एमीटर की तरफ कर दूंगा, और हमें जो मेजरमेंट्स है करंट की वो मिल जाएंगी। अगर मुझे कहीं करंट और रेजिस्टेंस को नहीं बल्कि वोल्टेज को फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, नॉब रोटेट करके वोल्ट मीटर की तरफ कर दूंगा। एंड सिमिलरली अगर मुझे रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो मैं इसको रोटेट करते हुए ओहम मीटर की तरफ ले आऊंगा। तो यहां मुझे नजर ये आता है कि उन तीनों मीटर्स को अलग अलग इस्तेमाल करने से बेहतर ये है कि मैं एक सिंगल मीटर यूज कर लूं, जिसका नाम बताया बच्चों आपको एवोमीटर है, जिसके अंदर ए एम मीटर, वी वोल्ट मीटर और ओ ओहम मीटर को शो करता है। और इसी मीटर को जनरली हम क्या कह देते हैं, मल्टी मीटर, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं बल्कि दो भी नहीं और तीन मकासद जो वो अचीव किए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम हम डिफरेंट मेजरमेंट्स ले सकते हैं। तो यहां इस मीटर पे बात करने का मकसद ये था कि जहां हमने इतने मीटर्स को पढ़ा है, उनकी कंस्ट्रक्शन और उनकी वर्किंग को समझा है, तो अब देखिए कि जो हम लेटेस्ट मीटर बना रहे हैं वो अलग अलग नहीं है बल्कि उन तीनों मीटर्स का मिक्सचर है। इसका मकसद क्या है, हमारी आसानी है और शॉर्ट वे और शॉर्ट टाइम के अंदर हम एक ही मीटर के जरिए ताकि डिफरेंट मेजरमेंट्स को, वैल्यूज को इजीली मेजर कर सकें। तो हमारे एवोमीटर का और मल्टीमीटर का जो मकसद था वो आपको समझ में आ गया, ताकि हमारी आसानी और हमारी जो मुश्किलात है उनको खत्म किया जा सके।